नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बजट से टेक्सटाइल सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं। और टेक्सटाइल सेक्टर की उम्मीदों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अतुल गनात्रा, जो कि प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और साथ ही संजय जैन साहब हैं, एमडी हैं टीटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल गनात्रा जी आपसे होगा कि कॉटन की कीमतों को लेकर पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, ऊपर नीचे दाम हुए हैं, गवर्नमेंट की भी नज़र है, कमेटी बनी, मीटिंग्स हुई बहुत सारी। अब आप जरा बताइए कि इस बजट में आप लोगों की प्रमुख मांग कौन कौन सी हैं कॉटन और टेक्सटाइल को लेकर के। जी, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, हमारे दो तीन मांगे हैं। एक जो आपने बताया, अगर कॉटन के रेट को स्टडी करना है और मार्केट को स्टडी रखना है, तो जो ये इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने 11% लगाई है, वो निकाल देनी बहुत जरूरी है, जिससे हमारी मिलों को इंटरनेशनल भाव पे कॉटन मिले। नंबर 1 ये है कि ड्यूटी निकालनी चाहिए। और दूसरा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है कॉटन और कॉटन यार्न का, वो अभी 50% ड्रॉप हो गया। अगर आप देखें लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में जो हमारा एक्सपोर्ट था और आज है, उसमें 50% का ड्रॉप आ गया है। तो ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को कि अगर आप कॉटन और कॉटन यार्न का जो एक्सपोर्ट होता है, अगर उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे तो एक्सपोर्ट फिर से बढ़ेगा। और इसका फायदा कैसे होगा कि हमारे यहाँ कॉटन के रेट भी स्टडी हो जाएंगे और उसका फायदा फार्मर को भी होगा। और जो तीसरी हमारी डिमांड रहेगी मृत्युंजय जी के, जो हमारे यहाँ पहले कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था और हमारे यहाँ स्पिनिंग मिलें नहीं थी, तो फार्मर को भाव नहीं मिलते थे। तो गवर्नमेंट ने गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र में स्पिनिंग मिल डालने के लिए सब्सिडी दी। तो स्पिनिंग मिलें आज इतनी बढ़ गई कि हमारे यहाँ कॉटन का जो यार्न बनता है वो 35% एक्सेस प्रोडक्शन है, और वो हमारे को एक्सपोर्ट करना हमारी मजबूरी है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर जैसे स्पिनिंग मिल लगाने को सब्सिडी दिया, ऐसे अगर पावर लूम सेक्टर और गारमेंट सेक्टर के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मशीन इंपोर्ट करें, और अगर ये इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अगर सब्सिडी देवे गवर्नमेंट, तो जो हमारा एक्सेस यार्न का प्रोडक्शन है वो हमारे यहाँ यहीं पे कपड़ा बने। और जो हमारे ड्रीम है प्रधानमंत्री का कि इंडिया को चाइना के बाद नंबर 2 एक्सपोर्ट कंट्री बनाना है, तो जो हमारा एक्सपोर्ट अभी हो रहा है वो यार्न और वगैरह, उसका कपड़ा बना के अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम जो ड्रीम है हमारा वो नंबर 2 एक्सपोर्ट बन सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूं मृत्युंजय जी, आज बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री है जिसके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है, कॉटन भी नहीं है, यार्न भी नहीं है, वो सब इंपोर्ट करती है और आज वर्ल्ड में नंबर 2 एक्सपोर्ट बनी हुई है। तो हम इजीली बांग्लादेश को ओवरटेक करके नंबर 2 एक्सपोर्ट बन सकते हैं अगर गवर्नमेंट, जैसे हमारे स्टेट है यूपी, बिहार, वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ग्रोथ है, अवेलेबल है, वहां लेबर अवेलेबल है, जमीन अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है। तो वहां अगर गवर्नमेंट पावर लूम इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री के लिए अगर अच्छी सब्सिडी देवे, तो जो हमारा कॉटन का इतना उत्पादन है, इतना हम यार्न का उत्पादन करते हैं, हमारे को एक्सपोर्ट करना पड़ता है ये सब कच्चा मटेरियल। अगर ये गवर्नमेंट सब्सिडी दे देवे और पावर लूम लग जावे, तो हम तो कपड़े में नंबर 1 एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी मृत्युंजय जी। ये बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए हैं, लेकिन आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आपकी अगर सारी डिमांड मान ली जाए तो आधा बजट इसी में निकल जाएगा। नहीं, पर क्या है, देखिए आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मृत्युंजय जी, 4 करोड़ आदमी को जॉब देती है। गवर्नमेंट को सीरियसली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बजट में वैसे कुछ देती नहीं है, मगर इस टाइम उनको देना चाहिए।
हमारा एक्सपोर्ट बहुत ड्रॉप हो गया है। नहीं नहीं, ठीक बात है, ये बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जाहिर तौर पे। संजय जी, आप क्या चाहते हैं सर? अभी गणत्रा जी ने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी हटा देनी चाहिए, ये एक बड़ी डिमांड है। आप सहमत हैं? आपको भी लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर देनी चाहिए? सर ये तो सब पूरे इंडस्ट्री की डिमांड है, और जब तक आप ये बैरियर रखोगे इंपोर्ट ड्यूटी का, एक्सपोर्ट इज ड्यूटी फ्री, इंपोर्ट्स में 11% ड्यूटी अगर रहेगी तो कभी भी हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। और कॉटन हमारी शान थी, हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। इन लास्ट 1 ईयर वी हैव लॉस्ट दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड एक्सपोर्ट जैसे अतुल जी ने कहा रोज गिरते जा रहे हैं। और पहले एक जमाना था कि हम चाइना, वियतनाम सब जगह एक्सपोर्ट करते थे यान। अब पिछले साल में चाइना और वियतनाम ने हमें यान भेजा, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमारी कितना इरोजन हो गया है। बट अगर सरकार कोई कारण से फुल विड्रॉल नहीं कर सके तो एक और मेरे पास एक ऑप्शन है जो मैं गुजारिश कहूंगा कि एडवांस लाइसेंस के अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ कॉटन अलाउ करें, और जो लोग यान को एक्सपोर्ट करते हैं उनको रॉड टैप पूरा मिले। रॉड टैप इज बेसिकली एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अभी अगर आप एडवांस लाइसेंस यानी बिना इंपोर्ट ड्यूटी के कॉटन इंपोर्ट करते हो और उससे यान या कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव नहीं मिलता है। तो अगर आप पूरी तरह से नहीं हटा सकते कोई भी कारण, क्योंकि मैं समझता हूँ सरकार की भी कई अलग अलग मजबूरियां हैं और सबको खुश रखना पड़ता है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है मिडवे की कुछ राहत डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को मिलेगी, पहली बात। दूसरी चीज है एटफ, जो 31 मार्च 2022 में खत्म हो गया है। उसके जगह पीएलआई एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए आने की बात है, लेकिन अभी तक ड्राफ्ट स्टेज पर है। तो आई होप इस बजट में उसका एक फॉर्म अनाउंसमेंट हो, और सबसे जरूरी है अनाउंसमेंट के साथ बजटरी एलोकेशन होना बहुत जरूरी है। कोई भी इंसेंटिव अगर अपनी इंडस्ट्री को नहीं पहुंचती है तो उसका होना नहीं होना, उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, और उससे जो इन्वेस्टमेंट होना है, जो एक्सपोर्ट होना है, जो मार्केट को बढ़ना है, वो हो नहीं पाता है। एंड सेकेंडली PLI 1 वाज ओनली फॉर वेरी लार्ज प्लेयर्स, और हम सब जानते हैं टेक्सटाइल्स न कि सिर्फ बड़ा है, इसमें MSME की बहुत बड़ी संख्या इन्वॉल्व है। छोटे 1, 2, 5 करोड़ के टर्नओवर से लेके 50 करोड़ 100 करोड़ के टर्नओवर में अगिनत लोग सिर्फ एक जगह नहीं पूरे भारत में आते हैं। और अगर हमें एक सुपर पावर बनना है, अगर अपने लो लेवल इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ करना है, तो गारमेंट्स इज द बेस्ट आंसर, देयर इज नो बेटर आंसर, बिकॉज यही एक इंडस्ट्री है जो वुमेन को एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी मात्रा में देती है, एंड इट इज स्प्रेड टू सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री, अच्छा, जो हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये आपकी डिमांड है। हमारे ऑनरेबल कॉमर्स एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर FTAs साइन कर रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छे FTAs हैं। अच्छा, तो इसके लिए भी इफ वी डोंट हैव कॉम्पिटिटिव रॉ मटेरियल वी विल नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस FTAs। कमाल है सर, बहुत अच्छी डिमांड आपने रखी। लेकिन अतुल जी, ये तो डिमांड की जो लिस्ट है बहुत लंबी है। मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कपड़े बहुत महंगे हो गए हैं सर। जब मैं कपड़े खरीदने जाता हूँ तो बड़ा रेट ज़्यादा लगता है। कपड़े कैसे सस्ते होंगे? हमें सस्ता कपड़ा मिले, इसके लिए बजट में क्या होना चाहिए? देखिए, कपड़ा सस्ता अगर चाहिए तो मैंने ऐसा जो आपको बोला कि अभी मॉडर्न मशीनरी, बहुत बढ़िया मशीनरी आने लग गई। हमारे पास जो मशीनरी है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। अगर आप भिवंडी ईचल करिंजरी चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि इतने पुराने मशीन चल रहे, 15-15, 20-20 साल पहले के मशीन चल रहे हैं। उसकी वजह से कॉस्ट भी बहुत महंगा आता है। तो अगर नए मशीन बनाएंगे और लाएंगे, अगर उस पे अगर सब्सिडी देगी और हमारे यहाँ ये सब नए मशीन लगेंगे तो ऑटोमेटिक कपड़ा सस्ता होगा और क्वालिटी भी सुधरेगी। अभी मैं परसों देख रहा था, एक मशीन ऐसा आया कि आप यान डालने से सीधा टी-शर्ट निकलता है, बाहर दूसरी जगह से टी-शर्ट निकलता है, उसको कोई दूसरा प्रोसेस करने के लिए बीच में कुछ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आ गई है और हम बहुत पीछे हैं। हम चाइना से 15-20 साल पीछे हैं टेक्सटाइल में, और हम ड्रीम करते हैं कि हमारे को नंबर 2 बनना है। तो नंबर 2 बनना है तो गवर्नमेंट को ये इतने बड़े सेक्टर को एकदम साइड पे कर दिया है, इसको सेंटर में लाना पड़ेगा। और हमारी एक खुशकिस्मती है कि जो अभी हमारे ऑनरेबल टेक्सटाइल मिनिस्टर है वो बहुत एग्रेसिव है। हमें लगता है कि उनके रहते हुए 1-2 साल में
हम बहुत प्रगति करेंगे और बहुत तरक्की करेंगे। तो गवर्नमेंट को ये बजट पे कंसंट्रेट करना और कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो हमारी डिमांड है वो पूरी करना बहुत जरूरी है। अगर हमें वर्ल्ड में नंबर 2 बनना है तो बजट में टेक्सटाइल को अच्छा जो हमारी मांगे वो सब देनी चाहिए मृत्युंजय। ओके, तो ये अपना बढ़िया आपने बताया कि ऐसी मशीन आ गई है नई टेक्नोलॉजी वाली जहां पर बहुत तेजी से कपड़े बनते हैं। आपने कहा कि यार्न डालने से सीधे टी शर्ट निकलता है, तो कमाल है सर। तो हम लोग खुद अगर मैंने परसों मैं देख रहा था, मैंने देखा एक तरफ से यार्न डालो सीधा उसमें से मशीन के दूसरे छेड़े से आपको सीधा टी शर्ट बन के निकलता है। कमाल है सर, एक मशीन ऐसी आ जाए अपने पास, हम लोग खुद ही टी शर्ट बना रहे हैं अपना। हाँ, है ना, इतने अच्छे मशीन आ गए, हम बहुत पीछे हैं मृत्युंजय जी। आप अच्छा, एक ये तो आपने अच्छी डिमांड रखी। एक छोटा सवाल संजय जी आपसे कि ये तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कॉटन के किसान हैं, जो कपास के किसान हैं, उनकी बेहतरी के लिए इस बजट में एक दो बातें क्या होनी चाहिए संक्षेप में सर? देखिए, ऐसा है, बाय गॉड्स ग्रेस किसानों के लिए बहुत अच्छा साल रहा है पिछले साल और इस साल। अब हमें एक चीज जो है, प्रोडक्टिविटी की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। किसानों के दाम एमएसपी के काफी ऊपर है। इसके लिए हमें न्यू एज सीड, बजट में तो नहीं आएगा, पर सरकार को न्यू एज सीड के लिए बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं तो हमारी कॉटन की क्रॉप साल पर साल कम होती जाएगी और किसानों को जो दाम ज्यादा मिल रहे हैं वो यील्ड और प्रोडक्टिविटी के कारण बैलेंस ऑफ हो जाएंगे और उनको इतना फायदा नहीं होगा। शुक्रिया संजय जैन जी आपका, अतुल गनात्रा जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में टेक्सटाइल सेक्टर की डिमांड रखने के लिए। आप दोनों ने डिमांड बहुत ठीक तरीके से रखी है। उम्मीद है कि इस बजट में इस इंडस्ट्री के लिए कुछ बेहतर होगा। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, और खबर ये है कि जो महत्वपूर्ण खबर है जो अभी हमने आपको दिखाई थी एक दो दिन पहले, कि सरकार ओपन मार्केट में 30 लाख टन गेहूँ बेचेगी। इसमें नया अपडेट ये है कि अभी एफसीआई से बातचीत हमारी हुई है। एफसीआई के सीएमडी अशोक के मीना से जी बिजनेस संवाददाता अमरीश पांडे ने बात की है, और उन्होंने कहा है कि इसका जो प्राइस होगा ऑक्शन का वो 2350 रुपये का रिजर्व प्राइस रखा गया है। ये भाव महत्वपूर्ण है जानना इंडस्ट्री के लिए कि इस भाव पर गेहूं की बिक्री होगी। और इसमें अपडेट ये है कि 25 लाख मीट्रिक टन का ई ऑक्शन होगा, 2 लाख मीट्रिक टन का राज्यों को दिया जाएगा और 3 लाख मीट्रिक टन को पीएसयूज, केंद्रीय भंडार, नाफेड आदि के जरिए इसको बेचा जाएगा। और नाफेड 29 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के भाव पर आटा देगा। ये भी नया अपडेट आया है अभी नाफेड के हवाले से। तो ये हम आपको डिटेल में बता रहे हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस वक्त आ रही है। तो एक तो एफसीआई के हवाले से और नाफेड के हवाले से खबर आ रही कि 29.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर आटा भी नाफेड की तरफ से दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट गेहूं बिक्री को लेकर के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। और आज के बाजार में अगर आप देखें तो एग्री मार्केट में बड़ा एक्शन हमने देखा है, खास करके जीरा और ग्वार, इन दो काउंटर में बहुत तेज गिरावट। 610 रुपये गिरकर जीरा अप्रैल वायदा बंद हुआ है। ग्वार का फरवरी वायदा 105 रुपये गिरकर बंद हुआ है। अजय जी, ये हो क्या रहा है सर एग्री मार्केट में? अजय केडिया। हाँ, डेफिनेटली देखा जाए तो हमने देखा कि 2 दिन पहले जब जीरे के अंदर एएसएम मार्जिन लगा था, उसके बाद जीरे के अंदर एक गिरावट आई थी। उसी का कैस्केडिंग इफेक्ट हमने सभी एग्री में देखा। और आज जो इक्विटी का फॉल है वो भी एग्री पे हावी होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर फंडामेंटल में ऐसे मेजर चेंजेस नहीं है। नो डाउट जो सेलिंग प्रेशर आया है, जिसकी वजह से सभी काउंटर्स में कोई भी लेवाल नहीं दिखाई दिए और एकाएक हमने सभी काउंटर्स में फॉल आते हुए देखा। जीरे में तो फिर भी लग रहा था कि इतना बड़ा फॉल पॉसिबल है, नीचे में 300 तक के लेवल, 30,000 तक के लेवल पॉसिबल लग रहा था, बिकॉज बहुत बड़ी रैली हमने पहले ही होते हुए देखी थी। बट गवार के केस में हमारी ये उम्मीद नहीं थी कि प्राइसेस 6000 के नीचे का लेवल तोड़े, बट फिर भी 5750 का जो लेवल आया है ये हमने नवंबर दिसंबर में भी देखा है। मल्टीपल ऑफ टाइम प्राइसेस ने सपोर्ट लिया है। तो मुझे लगता है अगले पिछले 2 दिन में जो गिरावट आई है उसका कारण है कि अदर एसेट क्लास में जैसे इक्विटी मार्केट में फॉल है या जीरे में फॉल है, उसका एक कैस्केडिंग ओवरऑल इफेक्ट जो है वो हमने पूरे एग्री पैक में आते हुए देखा है। तो ये राय आपकी हो गई ओवरऑल एग्री मार्केट के ऊपर। लेकिन प्रथमेश जी, आज शाम के लिए, जो कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, आज इवनिंग ट्रेड के लिए सर गोल्ड और सिल्वर, इन दो काउंटर पर आपका व्यू क्या होगा, क्या करना चाहिए इसमें? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। आज इस दोनों ही काउंटर में सेल की सलाह रहेगी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा 57,000 जो है कंसोलिडेशन वहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। सिमिलरली सिल्वर 69,000 69,500 ये आपको रेजिस्टेंस तौर के ऊपर देखा जा रहा है।
आपको ट्रेड करना है इस काउंटर में 56,870 पे सेल करने की सलाह रहेगी। गोल्ड फरवरी वायदा 57,060 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 56,460 के लिए रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर का मार्च वायदा सेल करने की सलाह रहेगी 68,730 पर और 69,400 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 67,300 के लिए रहेंगे। ओके, तो ये राय आपकी हो गई सोने और चांदी पर। कच्चे तेल में तेजी बढ़ गई है अजय जी, और इस वक्त क्रूड का मार्केट करीब करीब 3% ऊपर है एमसीएक्स पर। 6,726 का लेवल है एमसीएक्स पर क्रूड में, और 193 रुपये ऊपर है। ग्लोबल मार्केट में भी आप देखिए 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी आ गई है कच्चे तेल में। तो क्या क्रूड में अभी और तेज़ी आपको दिख रही है इस भाव से? क्या करें कच्चे तेल? देखिए, कच्चे तेल में पिछले हफ्ते भर से हमने देखा था कि प्राइसेस में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। एक चाइना का फैक्टर है, क्योंकि चाइना जैसे नो डाउट अब हॉलिडे पे, बट चाइना से डिमांड कंटिन्यू रहेगी। दूसरी ओर अगर हम देखें यूएस के इकोनॉमिक नंबर जो आए हैं वो काफी स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड आए, जिसका मतलब है डिमांड कंटिन्यू राइप अप होते हुए दिखाई देगी। साथ में हमने जो प्राइस कैप लगते हुए देखा था रशिया पे, उसका भी हम देख रहे हैं कि शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट होगा जो प्राइस को सपोर्ट करेगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि नाइमेक्स क्रूड की अगर हम बात करें तो करीबन $85 तक, और जबकि ब्रांड 91 तक के की रेजिस्टेंट जोन पे जा सकता है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट पे 6850 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल फंडामेंटल मजबूत होते हुए मुझे लगता है कि 6650 या 6700 के करीब भी मिलता है लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 6780 से 6850 का लेवल रहेगा कच्चे तेल में, लेके काम कीजिए। चलिए अगला सवाल अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का। पूछिए कैलाश जी। गणतंत्र दिवस की नमस्कार सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, पूछें। सर ये क्रूड 7500 जाने की संभावना है क्या? क्रूड 7500 जाने की संभावना है क्या? 6723 का लेवल है अभी। माल्या जी क्या लगता है आपको? यहाँ से मोमेंटम मेरे ख्याल से 7,000 की तरफ बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यस 6870 नेक्स्ट आपको पॉसिबल टारगेट दिखाई देगा, और अगर ये पॉसिबल होता है यहाँ से तो फिर आपको जल्दी ही 7,000 दिखने की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर पराग है हमारे साथ कानपुर से। पूछिए पराग। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा सवाल अजय केडिया जी का कि आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? ओके, बताइए अजय जी। गोल्ड में इस वक्त 56,875 का लेवल है। क्या आज इवनिंग के लिए क्या ट्रेड दिख रहा है आपको? देखिए, ओवरऑल मिथुन जो आपने पिछले एक हफ्ते से देखा कि प्राइसेस 57,100 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो आई थिंक मार्केट का टोन थोड़ा सा नेगेटिव ही है। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव जरूर है, बट आज प्योरली इंटरडे में मुझे लगता है कि अगर 950 से 57,000 तक का भी लेवल मिलता है तो बिकवाली करके चलिए 57,250 के स्टॉप लॉस से। डाउन साइड में मुझे लगता है 56,600 से लेकर 56,500 तक के लेवल मिल जाएंगे। आज लेन करके काम नहीं कीजिए, बेच के करिए। नीचे में 56,600 तक के टारगेट देखने मिल जाए। ठीक है, राकेश हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। पूछिए राकेश जी। सर मैं पूछ रहा था जीरे पे आगे कितना नीचे जा सकता है? जीरा आगे कितना नीचे जा सकता है? ओ बताइए अजय जी, क्या व्यू आपका जीरे पर? देखिए, जीरे की अगर बैलेंस शीट देखें तो 23-24 के लिए भी टाइट रहेगी पोजीशन, बट जिस दिन से हमने अभी एक बड़ी रैली दिसंबर से जनवरी के बीच में देखी, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है जो मुझे लगता है 285 से 290 मतलब 29,000 तक का एक बेस क्रिएट करना चाहिए। तो अगले हफ्ते मंगलवार तक मार्केट में दबाव रहेगा। मंगलवार के बाद मार्केट कहीं ना कहीं संभलता हुआ दिखाई देगा। तो 290 तक के लेवल हम पकड़ सकते हैं, जीरे में हमें मिल सकते हैं। ठीक है, राजेश हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कोलकाता से। पूछिए राजेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा नेचुरल गैस पे सवाल, एक तो इंट्राडे के लिए क्या करें, और दूसरा फरवरी वायदा जो है उसके उस टारगेट क्या हो सकते हैं? नेचुरल गैस पर बताइए ओवरऑल माल्या जी, क्या व्यू, क्या टारगेट, क्या करना चाहिए अभी? आई थिंक ये काउंटर 217 और 220 तक फॉल दिखा सकता है, तो यहाँ पे बाय बिल्कुल भी ना करें। और दूसरी बात ये है कि इसमें आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी लेके नहीं जाए नेक्स्ट वीक के लिए। सेफ ट्रेड अगर आपको करना है यहाँ पे तो मेरे ख्याल से आपको नेचुरल गैस का जनवरी का 220 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। 13 रुपए पे मिल रहा है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, टारगेट 23 के रखना चाहिए। बट इस काउंटर में वोलेटिलिटी को ज्यादा है, नीचे का ट्रेंड है, बाय साइड में ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। ओके, अगला सवाल रणवीर का है। पूछिए रणवीर जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार, पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कॉटन में आगे क्या रुख है, तेजी के रुख है सर? कॉटन में आगे तेजी का रुख है क्या, ये आप जानना चाहते हैं? ठीक है जी सर, जी सर। अजय जी बताइए कॉटन पर क्या व्यू आपका?
देखिए मतलब जी कॉटन की अगर बात करें तो पिछले 3 महीने में जो अराइवल के फिगर्स देखे तो काफी मिनिमम रहे हैं, जिसका मतलब है फार्मर ने काफी पोजीशंस अभी बना रखी है। तो एज ऑफ नाउ अराइवल के अभाव में प्राइसेस स्टेबल दिखा रहा है, बट धीरे धीरे डिमांड और सप्लाई दोनों ही मिसमैच होते हुए दिखाई देगी। तो मुझे लगता है डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस में क्रॉप साइज को देखते हुए नीचे आ चुका है। फर्दर रिवीजन अगर डाउन साइड होता है तो प्राइसेस में गेन मिलेगा। तो आई थिंक नीचे में मुझे लगता है 28-29 का जो बेस बना हुआ है वो स्टेबल रहेगा। ऊपर में 31 तक का लेवल दिखने मिल सकता है, क्योंकि फरवरी ऑनवर्ड्स थोड़े बहुत डिमांड में इंप्रूवमेंट आती है तो प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। अगला सवाल हर्ष का है, पूछिए हर्ष जी। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि अभी सिल्वर जो है उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है कि नहीं आएगा सर? चांदी में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है क्या, ये आप जानना चाहते हैं? मल्ल्या जी क्या लगता है आपको? हालांकि करेक्शन तो आया भी है ऊपर से, लेकिन फिर भी क्या इस लेवल से और करेक्शन की संभावना आपको दिख रही है चांदी में? मेरे ख्याल से मुत्तन जी ऊपर वाला जो लेवल है वो 70,000, नीचे वाला जो सपोर्ट जोन है वो 67,000 है। तो ये बीच में 68-760 के आसपास ये बीच में है। तो यहाँ पे ट्रेड फेवरेबल नहीं है, बट यहाँ पे इनको गिरावट देखने को मिल सकती है। 67,000 तक के भाव इनको देखने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये राय आपकी हो गई चांदी पर। 68,730 इस भाव पर बिकवाली की राय, 67,300 का टारगेट। नेक्स्ट कॉलर राजेश है MP से, पूछिए राजेश जी। जी सर, मेरा सवाल ग्वार सीट पर है सर। जी सर, ये जब तेजी में आता है सर ग्वार सीड, तब ऐसा लगता है कि 7,000-8,000 हो जाएगा, और जब मध्य में आता है तो फिर ऐसा लगता है कि 4,500-5,000 रुपये रह जाएगा। तो सर इसका क्या करें? ये कब लगता है आपको? मतलब दिन में लगता है कि नींद में? मतलब दिन और रात वाली नहीं सर, जब 600 रुपये जब आया तो जब ऐसा लग रहा था कि 7,500 रुपये हो जाएगा। हाँ, बात तो ठीक है आपकी। ये बात यदि आपको ही ये सिर्फ आपको नहीं लग रहा, ये बहुत सारे लोगों को लगता है ना? तो सर इसका सॉल्यूशन निकाल लेना कुछ। हाँ, इसका सॉल्यूशन अजय केडिया जी निकालेंगे ना। बताइए केडिया जी, ऐसा क्यों होता है कि जब लगता है कि 7,000 हो जाएगा तब 6,000 से नीचे आ जाता है भाव? ऐसा क्यों होता है? देखिए मार्केट में जिस ढंग से गवाह काफी चंचल है, हम देखते हैं कि वॉलिटिलिटी भी काफी रहती है और एक्सपेक्टेशन भी लोगों का काफी है। तो रिसेंटली हमने देखा 6100 से 6600 गया, और जिस ढंग से पिछले 2-3 दिन के अंदर जो पिटाई हुई है वो वापस 5700 का लेवल है। ऐसे टाइम पे ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं कि पोजीशन स्टक ऑफ हो जाती है, तो ऑप्शन के जरिए भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बट टाइमिंग मुझे लगता है फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं आया है। जो हैवॉक हमने जीरे में प्राइजेस के करेक्शन में या इक्विटी मार्केट के करेक्शन में देखा, उसी का एक इंपैक्ट हमने गवाह पे भी आते हुए देखा है। तो आई थिंक 5700 का एक बेस क्रिएट करना चाहिए मार्केट, और जो ब्रॉडर रेंज रहेगी वो 5500 से लेकर 7,000 का जो जोन है वो मुझे लगता है अगले फरवरी मंथ में कंटिन्यू रहेगी। फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं। फरहान है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए फरहान। सर जी, मेरा सवाल मेंथा ऑयल पे है। मैं एक मिनट पहले बात सुन लीजिए सर मेरी प्लीज। हाँ, सुन रहा हूँ सर। मेंथा ऑयल 950 रुपए से 1,080 तक गया, और फिर 1,080 से आज 1,012 रुपए पे आ गया। इतनी तेजी से बढ़ा और इतनी तेजी से फिर मंदा हो गया। सर इसका क्या रीजन है कि इतनी तेजी से बढ़ा और फिर मंदा भी हो गया? बताइए। समझ में नहीं आ रहा कि डिमांड तो पहले से नहीं थी मार्केट के अंदर, ना है डिमांड, तो बढ़ा क्यों फिर घटा क्यों? बताइए अजय जी, क्या हो गया ऐसा कि मेंथा में इतना ज्यादा एक्शन? देखिए नवंबर और दिसंबर में हमने जैसे पहले भी कहा था कि विंटर के चलते थोड़ी बहुत डिमांड में इंप्रूवमेंट आएगी। जैसे कि ये भी कह रहे हैं डेफिनेटली मार्केट में उतनी कोई डिमांड में इंप्रूवमेंट नहीं है, बिकॉज सिंथेटिक मेंथा के प्रोडक्शन पिछले सालों में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। तो टाइमिंग मुझे लग रहा था कि टेक्निकली जो 1000 के ऊपर जाता तो 1080 से 1100 का लेवल वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। फिर मार्केट में वापस गिरावट है। एक हम बोल सकते हैं कि चाइना मार्केट जैसे क्लोज हुआ उसके बाद, चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर, तो यहाँ पे हमने ड्रॉप भी आते हुए देखा। लेकिन आने वाला महीना 2 महीना काफी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज सोइंग का एक्सपेक्टेशन मार्केट में बिल्डअप होना चालू हो चुका है, जिस से किसानों को भाव नहीं मिल रहे। तो इस बार सोइंग का रकबा कम हो सकता है, वो वापस प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है जो रेंज रहेगा 980 से लेकर 1100 तक का रेंज रहेगा, जो फरवरी मंथ में दिखने मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप अजय जी आपका, माल्या जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।